हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज चौबे है और मैं आज आप लोगों को ग्रामर का थर्ड टॉपिक यानी कि प्रेडिकेट्स पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पर्सन को समझा, उसके बाद हम लोगों ने वर्ब को समझा। जितना महत्वपूर्ण पर्सन और वर्ब था उतना ही महत्वपूर्ण ये भी चैप्टर है, क्योंकि आप इस चैप्टर के बिना ना आपको टेंस समझ में आने वाला है, ना वॉइस समझ में आने वाला है और ना ही ग्रामर का कोई और चैप्टर समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर का हम लोग नाम प्रेडिकेट्स बोलते हैं। क्या नाम है ये? प्रेडिकेट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको काफ़ी ध्यान से समझेंगे और जहाँ डाउट होगा आप प्लीज़ हमको बताएंगे ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स अगर हम लोग प्रेडिकेट्स की बात करें तो हम लोग इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं। विधेय। अब बच्चे लोग इतना शुद्ध हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग इसको सिंपली सहायक बोल के भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सहायक। ठीक है, विधेय भी बोल सकते हैं और सहायक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग विधेय भी बोल सकते हैं और सहायक भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये प्रेडिकेट्स होता क्या है। प्रेडिकेट्स हम लोग बोलते किसको हैं? अगर मान लो आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हो, टेंस का एक टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, तो निश्चित तौर पे जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ोगे तो वहाँ 3 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, आपको वर्ब को पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग किसी स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं ये बोलूं कि ये ग्रामर का सबसे बड़ा झूठ है तो आप लोग को आश्चर्य लगेगा। सर झूठ कैसे? सर हम लोग तो बुक्स में पढ़े हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलो मान लेते ये रूल जो है सही है। और अब आप हमको ये बताओ कि अगर हम इस रूल को सही मानते हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश बुक में हर 3 वर्ड के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। आना चाहिए ना? अगर मान लो यही स्ट्रक्चर है, शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो निश्चित तौर पे 3 वर्ड के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। अगर आप क्लास 12 की कविता के बारे में जानोगे, माई मदर एट 66, ये करीब 13 लाइन की कविता है और आपको ये जान के आश्चर्य होगा उसमें कहीं फुल स्टॉप है ही नहीं। कविता की जो शुरुआत है वो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी, इस टाइप का है। तो कहीं फुल स्टॉप नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रोसेस को लेके चलते तब तो हम गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग एक सच्चाई के बारे में जानेंगे कि देखो, अगर आपने ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद इसके कॉम्प्लीमेंट को भी आपको समझना होगा। इसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट के बाद एक टॉपिक आ जाएगा प्लेस। प्लेस के बाद अगला टॉपिक आ जाएगा मीडियम और मीडियम के बाद क्या आ जाएगा? टाइम। चलो, तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मीडियम और टाइम। जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं उनसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मतलब उनको यहाँ पर एक समझना होगा एक टॉपिक को, इस टॉपिक को, मीडियम को। खासकर कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जनरली हम लोग को बताया गया है कि इंग्लिश में जब भी हम लोग एस लगाते हैं तो वस्तु क्या होता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर मान लो बॉय है तो उसमें एस लगा दो तो बॉयज़ हो जाएगा, अगर गर्ल है तो उसमें एस लगा दो तो गर्ल्स हो जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने वर्ब के टॉपिक में क्लियर किया था कि अगर मान लो एक लड़का है तो हम लोग इज़ लगाते हैं, 2 है तो आर लगाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर बच्चे एक गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं? उनको लगता है कि मीडियम जो है उसका प्लूरल मीडियम्स होता है और ये सबसे बड़ा उनका भूल है। ठीक है, यहाँ समझना है कि मीडियम को हिंदी में हम लोग माध्यम बोलते हैं। मीडियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्यम।
और इसका जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। मीडियम का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? मीडिया होता है। तो यहाँ आपको समझना है कि मीडियम जो है वो सिंगुलर है और मीडिया जो है वो उसका प्लूरल है, यानी मीडियम का प्लूरल मीडियम्स नहीं होता है। और इसी क्रम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि आवर मीडिया इज डूइंग वेल, आवर मीडिया इज डूइंग वेल। अब बच्चों ये बिल्कुल ही गलत मतलब सेंटेंस है। मीडिया जो है वो प्लूरल है, तो आप मीडिया के साथ इज का इस्तेमाल ना करें। मीडिया जो है वो हमेशा अपने साथ आर का इस्तेमाल लेगा, क्योंकि वो क्या है? प्लूरल है। तो जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी इस टॉपिक को देखें तो ये जो मीडियम है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बताओ? मीडिया। और जब भी मीडिया का इस्तेमाल किसी वर्ब के साथ करें तो वहाँ आपको आर का इस्तेमाल करना है, मीडिया के साथ आर लगाना है, या जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि इंग्लिश में जो प्रेडिकेट्स है वो जो सब्जेक्ट है, वो जो वर्ब है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो प्लेस है, वो जो मीडियम है और वो जो टाइम है, इन्हीं में कहीं ना कहीं प्रेडिकेट्स होता है। अब बोलो सर प्रेडिकेट्स फिर है क्या, समझाओ आप। तो देखो इंग्लिश में सब्जेक्ट आपने पर्सन में पढ़ा है, और सब्जेक्ट के बाद आप जितने भी वस्तुओं को देख रहे हो, आप वर्ब को देख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, प्लेस को, मीडियम को, टाइम को, इन सारे चीजों का रिलेशन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि प्रेडिकेट्स क्या होता है। इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या प्लेस है या मीडियम है या टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट्स बोलते हैं। इसी कारण मैक्सिमम ग्रामर की किताबों में ये टॉपिक को प्रेडिकेट्स ना बोल के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स बोल के पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को प्रेडिकेट्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। प्रेडिकेट्स क्या होता है? जो सब्जेक्ट को सहायता करे। सब्जेक्ट को सहायता करने वाला वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, मीडियम है और टाइम है। तो प्रेडिकेट्स होता क्या है? प्रेडिकेट्स है क्या? आप सिंपली बोल सकते हो एक ऐसा हेल्पिंग वर्ड जो सब्जेक्ट को सहायता करे, मतलब वर्ब भी सहायता करता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट भी है, प्लेस भी है, मीडियम भी और टाइम भी है। मतलब आपको सिंपली समझ लेना है कि सब्जेक्ट जो है वो पर्सन है। सब्जेक्ट क्या है? पर्सन है। और सब्जेक्ट और पर्सन को छोड़कर आपको जितने भी चीजें दिख रही हैं वो सारी क्या है? प्रेडिकेट्स हैं। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि सर इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या रखा? सब्जेक्ट रखा, सेकंड में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन प्लेस, देन मीडियम और उसके बाद टाइम। ये 6 टॉपिक्स है, ये 6 को समझना है। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर आपने ये बोला कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद और भी चीजें आती हैं, और आपने 3 चीजों को लिख दिया, प्लेस, मीडियम और टाइम। इसका आपने एक रीजन दिया कि इंग्लिश के किताब में 3 वर्ड के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है। तो सर ये भी तो गारंटी नहीं है कि इंग्लिश के किताब में 6 वर्ड के बाद फुल स्टॉप आ जाए, कभी कभी तो 2-2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ आपको हम एक चीज़ समझा दें कि ये जो बाद का ये जो 3 कॉम्प्लीमेंट है, प्लेस, मीडियम, टाइम, ये मैक्सिमम कंडीशन में ना बच्चे ग्रुप में आता है, कभी भी ये सिंगल नहीं आता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लेस की, जैसे मान लो छत एक जगह है, प्लेस है, तो जब भी हम छत का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग रूफ तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग ऑन द रूफ। इसका मतलब है कि ये सिंगल नहीं आएगा बच्चा, ये मैक्सिमम केस में ग्रुप में आता है। उसी तरह हम लोग मीडियम की बात करेंगे कि वह कार से जा रहा है, वह कार से जा रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ही इज गोइंग कार, ही इज गोइंग बाय द कार बोलेंगे, मतलब मीडियम भी ग्रुप में आएगा। और अगर टाइम की बात करें और मैं बोल रहा हूं कि मैं शाम को पढ़ाता हूं, मैं शाम को पढ़ाता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई टीच इन द इवनिंग, आई टीच इन द इवनिंग। अब सोचो ये इन द इवनिंग जो है वो अकेले तो नहीं आया, इवनिंग अपने साथ इन भी लेकर आया और आर्टिकल द भी लेकर आया। तो ये जो 3 सेक्शन है ना, प्लेस, मीडियम और टाइम, ये कभी भी सिंगल नहीं आते, मैक्सिमम केस में ये ग्रुप में आते हैं, और इन्हीं के चलते सेंटेंस को हम लोग बड़ा देखते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक कविता की बात कर रहे थे, माई मदर एट 66, उसका जो पहला लाइन था क्या था? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये पूरा का पूरा समझ लो अभी प्लेस ही है। टू कोचिन एयरपोर्ट, ये प्लेस ही था। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इतना बड़ा टाइम था। तो यही 3 जो सेक्शन है ना, यही 3 जो कॉम्प्लीमेंट है ना, चीजों को बड़ा करता है। समझ में आ रहा है?
तो आपको दिमाग में रखना है कि इंग्लिश के जब भी किसी स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद आप प्लेस मीडियम टाइम को अपने साथ रखना है, उसको अपने दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्ट तक ही ग्रामर के रूल को लास्ट नहीं समझना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मीडियम टाइम। सबका हिंदी पहले हम लोग जान लेते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं, वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म बोलते हैं, प्लेस को स्थान बोलते हैं, मीडियम को माध्यम बोलते हैं और टाइम को समय बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को आपको हर रूल में, मतलब इस हर चैप्टर में, ग्रामर का कोई भी चैप्टर हो, आपको दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ चीजें आएंगी, उसमें आ जाएगा प्लेस, मीडियम और टाइम, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये जो ऑर्डर रखा गया है, ये जो सजाया गया है, ये ऑर्डर्स क्या सही है? इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट क्यों सर? रीजन क्या है सर? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर उत्सुकता होती है कि सर रूल को हम लोग को समझना। अगर इंग्लिश में रूल आया तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा, तो कंसेप्ट में उन्होंने पहले सब्जेक्ट को ही क्यों रखा? पहले वर्ब क्यों नहीं? पहले प्लेस क्यों नहीं? पहले टाइम क्यों नहीं? वाई सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट? ये क्वेश्चन है बच्चों का, और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप रीजन समझोगे ना तो इंग्लिश में ज़्यादा मजा आएगा। तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट ही क्यों आता है, इस रीजन को हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है, समझेंगे। प्रेडिकेट्स तो समझ में आ चुका होगा। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी आप वर्ड्स को देख रहे हो, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारा क्या है? प्रेडिकेट्स है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसी ऑर्डर्स को क्यों रखा गया है, इसी प्रोसेस को क्यों रखा गया है। चलो, एक सिंपल सवाल मैं पूछूंगा, उसका आप लोग सिंपल जवाब देना। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो बताओ मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या धनबाद है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या ये कलम है? क्या ये 7 बजे का टाइम है? क्या इंग्लिश है? क्या पढ़ाना है कि स्टूडेंट्स हैं? आपको जवाब देना है। मेरे लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धनबाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इंग्लिश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, हम बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा लें, मान लो पढ़ाते हैं, और मेरे पास स्टूडेंट्स ही नहीं हैं जो मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ पाए, तो फिर मेरे इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रोसेस से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा बताओ? स्टूडेंट होगा मेरे लिए। और स्टूडेंट्स क्या बच्चे? तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब ये सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जब स्टूडेंट्स आएगा तभी मैं उसको पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना वर्ब हो जाएगा। क्या पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को? तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कहां पढ़ा रहे बच्चों को? तो धनबाद में पढ़ा रहे हैं ना, धनबाद के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ा रहे? तो अपने मार्कर से पढ़ा रहे, अपने पेन से पढ़ा रहे हैं, ये मीडियम हो जाएगा। और कितने बजे पढ़ा रहे हैं? तो 7 बजे पढ़ा रहे हैं। अब आप हमको ये बताओ कि इसमें से किस चीज को हटा दे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज को, मान लो मैंने 7 बजे नहीं पढ़ाया तो 8 बजे पढ़ाया, मान लो मैंने पेन से नहीं पढ़ाया तो चौक से भी पढ़ा सकते हैं, मान लो मैंने धनबाद में नहीं पढ़ाया तो कहीं और भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ही नहीं हैं तो ना मेरे पढ़ाने का वैल्यू होगा, ना इंग्लिश का वैल्यू होगा, और धनबाद पेन और 7 बजे का तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्या है कि इंग्लिश बनाने वाले ने ये कंसिडरेशन रखा कि भाई इंग्लिश में पहले कौन? अगर करता नहीं तो किसी चीज का अस्तित्व नहीं। मान के चलो कि अभी भारत की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या अभी की अभी मर जाए, सब मर जाए, तो बताओ आना जाना, खाना पीना, कुर्सी, पंखा, मार्कर, किसी चीज का वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा। रीजन क्या है? इन सभी को पहचान देने वाला कौन है बताओ? सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाकी किसी चीजों का अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ रहा? इसी कारण अंग्रेजी वालों ने सब्जेक्ट को पहले रखा, वर्ब को दूसरे नंबर पे, ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर फिर भी बच्चों को डाउट है कि नहीं सर नहीं मजा आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऐसा बताओ कि वो दिमाग में हम लोग का बैठ जाए,
तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि अंग्रेजी वालों ने सब्जेक्ट को पहले नंबर पे, वर्ब को दूसरे नंबर पे, ऑब्जेक्ट को तीसरे, प्लेस को चौथे, मीडियम को पांचवें और टाइम को छठे नंबर पे क्यों रखा। चलो एक सवाल है कि हमारे समाज में जब लोग मर जाते हैं तो हम लोग मरने के बाद उनका क्या करते हैं बताओ? क्रियाकर्म करते हैं। तो क्रियाकर्म होता कब है बताओ? क्रियाकर्म किसी जिंदा इंसान को तो नहीं होता है, सिंपल सा बात है, क्रियाकर्म मरने के बाद ही होता है। ऐसा थोड़ी कि भाई फलानवा आदमी का जो है क्रियाकर्म कर दो, बाद में तो मरेगा ही, तो ऐसा तो है नहीं। तो क्रियाकर्म कब होता है बताओ? मरने के बाद होता है। क्रियाकर्म मरने के बाद होता है, यानी क्रियाकर्म करने के लिए पहले डेड बॉडी चाहिए। तो ये जो डेड बॉडी है ना बच्चा, इसको मान लो आप सब्जेक्ट है। डेड बॉडी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये डेड बॉडी क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। डेड बॉडी क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये जो डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी का हम लोग क्या करते हैं बताओ? क्रिया और कर्म। क्रिया दैट इज वर्ब, कर्म दैट इज ऑब्जेक्ट। और अब अगर बच्चे पूछते हैं सर अंग्रेजी में वर्ब पहले क्यों नहीं आता है, ऑब्जेक्ट पहले क्यों नहीं आता, तो उनसे पूछना कि यार आप लोग का क्रियाकर्म हो गया है, तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं हुआ है। तो भाई क्रियाकर्म होता कब है? जब कोई मरेगा तब तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो डेड बॉडी है वो क्या है? सब्जेक्ट है। डेड बॉडी आने के बाद ही क्रियाकर्म होता है, यानी कि सब्जेक्ट आने के बाद ही वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि इंग्लिश में जब भी किसी आप स्ट्रक्चर को लिखो तो पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वर्ब को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। और भूल जाओ तो किसी को मार देना, इमेजिनेशन में, रियलिटी में नहीं। जब वो मर जाएगा तो मर गया, दैट इज डेड बॉडी। मरने के बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? मरने के बाद क्या करेंगे? उसका क्रियाकर्म करेंगे। तो क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब और कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पहले क्या आता है बताओ? डेड बॉडी आता है। और डेड बॉडी का ही हम लोग क्या करते हैं? क्रियाकर्म करते हैं। बोलोगे सर बाकी प्लेस मीडियम टाइम का क्या करें? तो इसका भी हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं। जैसे कोई इंसान मर गया, डेड है वो, तो वो सब्जेक्ट है। मरने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रिया कर्म करेंगे। तो क्रिया दैट इज वर्ब, कर्म दैट इज ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्रिया कर्म करने हम लोग कहाँ जाते हैं? शमशान घाट जाएंगे या कब्रिस्तान जाएंगे, है ना? घर में तो नहीं करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए हम लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। जैसे हम लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचे तो हम लोग डेड बॉडी को क्या करते हैं? या फिर जलाते या फिर दफनाते हैं। तो जलाना दफनाना क्या है? एक प्रोसेस, एक मीडियम है। और लास्ट में जो है वहाँ का जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शमशान या कब्रिस्तान का, वो लिखता है कि फलानवा आदमी का इतना बजे सब कुछ हो गया, 7 बजे हो गया या 8 बजे हो गया या 9 बजे हो गया। उसी के कंडीशन पे हम लोग का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। समझ में आ रहा? तो अब एक सवाल का जवाब दो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताओ? टाइम महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा कि मीडियम महत्वपूर्ण है? सिंपली बताओ, अगर मान लो डेड बॉडी नहीं होगा तो हम लोग हवा का क्रियाक्रम तो नहीं करेंगे, और शमशान घाट पिकनिक मनाने जाना है नहीं। तो दैट इज द रीजन कि जो इंग्लिश बनाया है वो कंसेप्ट को फॉलो किया है। कुछ बच्चे हमसे हमेशा पूछते सर यही पैटर्न क्यों, पहले वर्ब क्यों नहीं आया सर, पहले ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, पहले सब्जेक्ट क्यों आता है? तो आज के बाद जब भी ये डाउट हो ना, तो बस दिमाग में यही बात रखना कि क्रियाकर्म जो है, जो क्रियाकर्म है वो मरने के बाद होता है। समझ में आ रहा है? यानी सब्जेक्ट के बाद ही क्रियाकर्म आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रेडिकेट्स का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के बाद जब भी हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे तो हम लोगों को एक चीज दिमाग में रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद भी 3 चीज आएंगी, वो हो जाएगा प्लेस, मीडियम, उसके बाद क्या? टाइम। तो फिर से बताओ, प्रेडिकेट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट्स को हिंदी में हम लोग विधेय बोलते हैं, और उसको हम लोग सिंपली सहायक के रूप में जान सकते हैं। प्रेडिकेट्स को लाने वाला कौन होता है बच्चे? तो प्रेडिकेट्स को लाने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट आएगा तभी प्रेडिकेट्स आने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल था कि सर इसी ऑर्डर्स में क्यों सजाया गया है स्ट्रक्चर को? सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को बाद में, ऑब्जेक्ट को बाद में। रीजन क्या है? तो मैंने समझा दिया कि भाई कभी भी भूल जाओ तो डेड बॉडी को एक्सपेक्ट करना, और डेड बॉडी जब आता है तो उसका क्रिया कर्म होता है। तो डेड बॉडी सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, और कर्म क्या? ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने प्रेडिकेट्स के कंसेप्ट को समझा। अब जो मेन टॉपिक है वो क्या समझना, मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूं।
बहुत जल्द। तो जब मैं टेंस स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए रूल आसान कर दूं, मतलब रूल आपको शायद रटना ना पड़े। लेकिन एक जगह बच्चों को दिक्कत आता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते। लाइक एक सेंटेंस है, छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। आपको मान लो पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रांसलेशन कहाँ से बनेगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास क्लियर करने वाले हैं कि इंग्लिश में जो प्रेडिकेट्स होता है, जो पर्सन होता है, उसको हम लोग कैसे क्लियर करें, कोई वाक्य में सब्जेक्ट कैसे क्लियर हो, किसी वाक्य में वर्ब कैसे क्लियर हो, इस पे हम लोग अगले क्लास में वीडियो बनाने वाले। ठीक है, तो आज के लिए हम एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि आप लोगों को ये जो प्रेडिकेट्स टॉपिक है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास का क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब अगले क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे उस टॉपिक को समझने के लिए पहले इस टॉपिक को आप लोग समझ के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।